अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं। मुबीन जाफर भट्टी, एडवोकेट हाईकोर्ट, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो सवालात के पैराए में है। 489F के हवाले से है कि ये जो 499F का चेक है, इसको जब हम चेक को इशू कर देते हैं, जारी कर देते हैं किसी पार्टी के नाम, किसी फर्द के नाम, किसी कारोबारी इदारे के नाम, तो उसका जो ज्यूरिस्डिक्शन बनता है वो क्या बनता है? ज्यूरिस्डिक्शन बताता चलूं आपको, अख्तियार समात होता है। ज्यूरिस्डिक्शन होता है कि अदालत का जो अख्तियार समात है वो कौन सा है। ज्यूरिस्डिक्शन जब हम आप अक्सर, अगर जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं खास तौर पे, उनको तो इस चीज़ का पता होगा, जब कोई दावा हम दायर करते हैं तो उसमें हम एक चीज़ लिखते हैं कि इस अदालत को अख्तियार समात हासिल है, उसी को ही ज्यूरिस्डिक्शन कहते हैं। यानी ज्यूरिस्डिक्शन का मुराद ये है कि ऐसा एक हमारा जो एरिया है, जो इलाका है, जो उस केस की जो है वो समात कर सकता है। अब क्रिमिनल केस में जो काबिल समात ये अदालत बनती है, या वो चीज़ बनती है जहाँ पे कोई मर्डर हुआ हो, या प्लेस ऑफ एक्योरेंस, यहाँ यानी जहाँ क्राइम वाज कमिटेड, जहाँ पे क्राइम कमिट किया गया है, वो उस इलाका, यानी थाना आप कह लेंगे गुलबर्ग है, गालिब मार्केट है, थाना जो है वो लिबर्टी मार्केट है, थाना जो है वो मोची गेट है, थाना आपका जो है वो डिफेंस है, बहरिया टाउन है। जिस इलाके की रेंज में वो क्राइम हुआ होगा क्रिमिनल केसेस में, वही इलाका, वही थाना, और उस थाने का मजिस्ट्रेट उस केस को सुनता है। इसी तरह 489F का जो केस है, उसकी जुरिस्डिक्शन जरा मुख्तलफ है। यही वजह है कि आज इस टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं, और मुख्तलिफ भी अच्छी खासी है। और जिन लोगों के इसके बारे में तशवीश है, या वो तहकीक करते हैं या सवाल पूछते हैं, बड़ा अहम सवाल है, इसीलिए मैं इस वीडियो पे आपको लेक्चर दे रहा हूं। अच्छा जी, चेक के हवाले से बात करते हैं कि जो चेक आप इशू कर देते हैं किसी बंदे को, ABC को इशू कर देते हैं, या आप किसी पार्टी से कारोबार कर रहे हैं, या आपका कोई कारोबारी लेन देन है उस पार्टी के साथ, आप उस कारोबारी पार्टी को जब उस लेन देन के हवाले से कुछ चेक इशू करते हैं, वो जो चेक आपने लाहौर में बैठ के इशू कर दिया, लाहौर ही की वो पार्टी है, ठीक है, आपने लाहौर की पार्टी को लाहौर का चेक इशू कर दिया, या आपने लाहौर की पार्टी, लाहौर से बैठे हैं, आप रावलपिंडी में किसी से बिजनेस कर रहे हैं, आप फैसलाबाद में किसी से बिजनेस कर रहे हैं, आप वो बिजनेस कराची में कर रहे हैं, कराची से आप चीज़ें मंगवाते हैं, आपका पार्टी के साथ बिजनेस स्टार्ट हो जाता है, एक रिलेशनशिप कायम हो जाता है, पार्टी एग्री हो जाती है कि वो आपको उधार माल दे दे, तो आप उसके बस चेक उसको जारी कर दें, ठीक है। अब चेक जब आप इसको जारी करते हैं, ये चीज़ सोचने वाली बात ये है कि चेक के मेरे पास थाउजेंड ऑफ केसेस आते हैं, और उसमें हर जो मुलजम पार्टी होती है ना, अगर मैं भी मुलजम की तरफ से, वो ये कहते हैं जी हमने सिक्योरिटी के तौर पे इशू किए थे। सिक्योरिटी के तौर पे जो चेक आप इशू करते हैं जनाब, उस चेक को आप उसके पीछे लिख कर देते हैं कि ये चेक एज सिक्योरिटी मैं इशू कर रहा हूं, उसके ऊपर FIR जरा मुश्किल से होती है, या नहीं होती, या अगर हो भी जाए तो अदालत में आपका बड़ा स्ट्रॉन्ग डिफेंस होता है। वैसे जज साहिबान इस बात को मानने के लिए कतई तैयार नहीं होते कि सिक्योरिटी चेक जो है वो इशू किया गया है, और उसके पीछे सिक्योरिटी लिखा क्यों नहीं गया। अब इसमें दो तरह की रीजन सामने आती हैं। एक पहली रीजन वो होती है कि किसी पार्टी को इस चीज का वाकई इल्म नहीं होता, तो वो कोर्ट में फिर आपको साबित करना पड़ता है, अगर आपने रिलीफ लेना है, कि इस पार्टी को वाकई इस चीज का इल्म नहीं था कि आइदर सिक्योरिटी चेक इशू करना है या नहीं करना। दूसरी बात आ जाती है जी कि पार्टी को पता था, पार्टी वेल अवेयर विद थी, और उसके बाद भी उन्होंने क्यों नहीं लिखा, चूंकि उसके इल्म में ये बात थी। तो दोनों तरफ से डाउट क्रिएट किया जा सकता है, प्रोसिक्यूशन की तरफ से भी किया जा सकता है, और अपनी डिफेंडेंट की तरफ से भी किया जा सकता है, डाउट क्रिएट किया जा सकता है। तो अब इसमें बात आ जाती है जनाब, वो ये है कि बात हो रही थी, आपने लाहौर में चेक इशू कर दिया पिंडी की पार्टी को, अब वो चेक या लाहौर ही में इशू कर दिया आपने, ज़्यादा आसान रहेगा कि मैं इसी तरह आपको समझा दूं।
कि लाहौर की पार्टी है, लाहौर में आपने चेक इशू कर दिया, लाहौर ही का बैंक है, दोनों के अकाउंट लाहौर में हैं या उसी बैंक में हैं या डिफरेंट ब्रांचेस में अकाउंट हैं सेम बैंक की या सेम ब्रांच में भी हो सकते हैं, तो वो बंदा जिसको आपने चेक इशू किया है उसके पास ये इख्तियार है कि वो ये चेक जो है वो फैसलाबाद में जाके कैश करा दे और उसको स्लिप लगवा ले, और आपके अकाउंट में पैसे हैं तो वो पैसे ले ले, और अगर पैसे नहीं हैं तो वो मीमो स्लिप उसके ऊपर लगवा लेगा, और उसके बाद आपके खिलाफ जो अट्रैक्ट कर जाएगी 489F, वो अट्रैक्ट हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी। ठीक है जी। अब जब वो एक्टिव हो जाएगी, अगर लाहौर में होगी तो सेम सिटी है, आपको जमानत कराने के लिए लाहौर ही की अदालत से रुजू करना पड़ेगा। कौन सी अदालत से रुजू करना पड़ेगा? जिस इलाके की ब्रांच में वो चेक एनकैशमेंट के लिए गया और वहां पे इनसफिशिएंट फंड्स की वजह से, यानी आपके अकाउंट में पैसे ना होने की वजह से, जिसमें बैंक एट फॉल्ट नहीं है, वाकयातन आपके अकाउंट में पैसे नहीं थे, आपकी बदनीति को शो करेगा, जाहिर करेगा। जब आपकी बदनीयती को वो जाहिर करेगा तो उसी इलाके का जो थाना है, उसी थाने के अंदर आपके खिलाफ FIR दर्ज हो जाएगी। अब लाहौर से बाहर की बात करते हैं, पिंडी में, फैसलाबाद में, इवन सिंध में, कराची में आपका वो चेक अगर किसी मुतलका ब्रांच के हदूद में वो इनकैशमेंट के लिए ले जाता है, वहाँ पे आपके खिलाफ मेमो स्लिप लग जाती है और उसी इलाके में, कराची में या पिंडी में आपके खिलाफ FIR दर्ज हो जाएगी। फिर आपके लिए ट्रबलिंग हो जाएगा, वो इस तरह से ट्रबलिंग हो जाएगा कि फिर आपको जमानत कराने के लिए रावलपिंडी में या कराची में ही जाना पड़ेगा, और अगर आप नहीं जाएंगे आप PO हो जाएंगे, आप एब्सकॉन्डर हो जाएंगे, भगोड़े हो जाएंगे, यानी इश्तिहारी हो जाएंगे, और इश्तिहारी हो जाएंगे तो उसके बाद आपको कहीं भी पुलिस अरेस्ट कर सकती है। आपको फिर जमानत अगर करवानी है तो आपको उसी शहर की ब्रांच की हदूद में, जो अख्तियार समात, जो ज्यूरिस्डिक्शन की मैं बात कर रहा था, उसी ज्यूरिस्डिक्शन के अंदर जनाब आपको वो जमानत करानी पड़ेगी अदालत में, मजिस्ट्रेट के पास जाकर। ठीक है जी। अब जब वो जमानत हो जाएगी उसके बाद ट्रायल भी उसी इलाके में चलेगा। आप ट्रायल भी अपने शहर में नहीं लेके आ सकते, आपके लिए बहुत ज़्यादा ट्रबलिंग हो जाएगा। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि या तो आप किसी के साथ कारोबार कर रहे हैं तो उसको चेक जारी करते वक्त बहुत ज़्यादा मुहतात रहें कि आप ये चेक क्यों जारी कर रहे हैं और ये कल आपके लिए कितना ट्रबल का बाइस बन सकता है, कितनी मुश्किलात का बाइस बन सकता है। अब 5 लाख, 10 लाख, 15, 20, 50 लाख या 1 मिलियन, जो उसका अपना 10 मिलियन है, 20 मिलियन है, 1.5 मिलियन है, 3 मिलियन है, उसमें तो जनाब जो है वो 30 मिलियन है, उसमें इस तरह से है, 3 करोड़ है, 4 करोड़ है, 5, जितनी भी अमाउंट है, वो अमाउंट तो एक बहुत ह्यूज अमाउंट होती है। लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं कि मैंने 25-25 हज़ार रुपये के चेकों के ऊपर भी, मुल्तान के बंदे का चेक मेरा क्लाइंट था, जेन्युइन मसला था, मैंने फैसलाबाद में कैश करवाया था और उस पार्टी ने फिर एट द एंड पैसे दिए हमें और जान छुड़वाई। बात ये करने का मकसद ये है कि 25,000 रुपये के ऊपर अगर FIR मैं करवा सकता हूँ या मेरी पार्टी करवा सकती है या उसको फैसलाबाद में हम केस कर सकते हैं, ये एक प्रेसिड एग्जाम्पल्स होती हैं दूसरे लोगों के लिए, जो वो इससे लर्न करें, इससे सीखें। तो आप लोग जो है जनाब इस हवाले से बहुत ज़्यादा मुहतात रहें। चेक की जो केसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा ट्रबल फेसिंग होते हैं पार्टी के लिए, ख़ास तौर पे जिसने चेक इशू किया हुआ होता है। अब अगर आप कारोबारी लेन देन कर रहे हैं, दो साइड्स होती हैं। मैं पहले, एक तो पता ही नहीं होता आपको, आप इनोसेंस में वो इशू कर देते हैं, आपकी नीयत ख़राब नहीं होती, लेकिन दूसरी पार्टी उसको मिसयूज़ कर लेती है। दूसरी इफेक्ट में वो जेन्युइनली उसने पैसे लेने होते, आप दे नहीं रहे होते, तो वो एट द एंड कोर्ट में चली जाती है और अपने शहर की अदालत में या अपने किसी और शख्स की जिम्मेदारी लगाकर वो मुद्दई बन जाता है और वो आपके खिलाफ एप्लीकेशन दे देता है, तो आपके लिए ट्रबलिंग हो जाता है। और ये मामला है, इनसे बचने के लिए होनी तो नहीं चाहिए इस तरह की FIR बगैर तहकीक के, लेकिन
पुलिस हमारे यहाँ निज़ाम इस तरह का है कि थोड़ा बहुत ले दे करके वो कर लेते हैं और ट्रबल होता है उस पार्टी के लिए जिसने चेक इशू किया होता है। लिहाजा बहुत ज़्यादा मोहतात रहें। उम्मीद आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी ऐसी आने वाली मुसीबत से बच सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुबीन जाफर भट्टी एडवोकेट हाई कोर्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।